हम लोग कल बात कर रहे थे वेरिएशन पर, विचरण। इसमें आपको बताए थे कि दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इन्वर्स। इसके बाद हम आपको बताए थे कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे दोनों को कंबाइन किया जाता है, जिसको हम लोग कंबाइंड वेरिएशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे लिखा है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो ऐसे लिखेंगे। बोला है A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो ऐसे इसको लिखेंगे। जॉइंट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? वो कहीं ना कहीं कंबाइंड प्रोपोर्शन है, देखो। लेकिन कंबाइंड प्रोपोर्शन में थोड़ा सा बोल देता है कि एक कंडीशन लगा देता है कि एक डायरेक्ट और एक इन्वर्स का होना ज़रूरी है। अब जॉइंट हमको करना होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे स्टेटमेंट पे, आप ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि A जो है C का समानुपाती है और B का भी उत्क्रमानुपाती है, तब तो ये कहीं ना कहीं कंबाइंड हो गया, क्योंकि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट का हम लोग कंबाइंड किए। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ऐसे बोलते कि A जो है C का समानुपाती है तथा B का भी समानुपाती है, तो A C का तो समानुपाती है ही है, और A समानुपाती किसका है? B का भी। तो हम सीधा सा एक बात बोल सकते हैं कि A समानुपाती है C का और B का, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो ये आपका ज्वाइंट हुआ। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं सीखना है। अगर कोई बोला कि A समानुपाती है B का, C का और D का, तो हम ऐसे बोलेंगे A समानुपाती है B का, C का और D का। और इसमें अच्छा, दूसरा बात हम बताए होंगे कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर B लिखा हुआ है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हटाइएगा तो बराबर और कांस्टेंट को लाना पड़ेगा, और फिर जा कर के एक आपका इक्वेशन बन जाएगा A/B बराबर कांस्टेंट। यानी कि जो बात LHS में होगा वही बात RHS में होगा। मतलब इसको हम A1 और B1 थोड़ा देर के लिए मान लें, तो उधर कोई दूसरा एक वैल्यू आ जाएगा A2 और B2, और दोनों आपस में बराबर कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कर ही लेंगे। मान लीजिए कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x और y कोई चीज़ होंगे, पता नहीं क्या है, जो भी है, बट इतना जानते हैं कि इनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। समानुपाती होने का मतलब है जो चेंजेस x में होगा वही चेंजेस y में होगा। मतलब यदि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा, या वाइस वर्सा भी। तो एक सरल एग्जांपल से फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि मान लीजिए x का वैल्यू 100 रुपया है और y का वैल्यू आपके पास 50 रुपया है, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 200 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? समानुपाती है, तो हम बोले कि जब समानुपाती होने का मतलब जब x का मान 100 था तो y का मान 50 था, और ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो चेंजेस x में होगा वही चेंजेस y में होगा। तो मान लो कि x अगर 100 था तो ये 50 था, और x अगर 200 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 400 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वैसे ही अगर 800 हो जाएगा तो ये बोलिएगा कि 400 होगा। तब ना 5:1 यानी कि 2:1 में रहेंगे हमेशा। देखो 2:1 में हमेशा अनुपात बराबर है, तब ना समानुपाती कहलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये तो सब आपस में अभी समानुपाती हैं, कौन चीज़ है? अब हम चाह रहे हैं कि समानुपाती को गायब करें, क्या करना पड़ेगा? देखो बाबू, ये भी एगो साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। बहुत तरह का मैथमेटिक्स में साइन होता है, कोई हो साइन होता है, कोई हो साइन होता है, कोई हो साइन होता है, कोई हो, बहुत तरह का ऐसा साइन है। तो हम ये वाला साइन का बार बार यूज करें, जिसको आप लोग बोलते हैं साइन ऑफ इक्वेशन, माने बराबर वाला चिन्ह। तो मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करना है साइन ऑफ इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन लाना है यहाँ पे, बनाना है हमको, मतलब बराबर करना है। क्या करना है? तो बराबर, भाई आप ये ला रहे हो, इसको आप हटा करके क्या लिखना चाहते हैं? बराबर और कोई कांस्टेंट।
एक कांस्टेंट कौन सा चिड़िया का नाम है, इस पर थोड़ा सा हम डेप्थ में आपसे बात कर ले रहे हैं 2 मिनट में, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं बताना हमको। तो हम आपसे बोले हैं कि अभी तो ये समानुपाती है, तो 100 रुपया तो 50 रुपया, जब x का मान 200 होगा तो y का मान 100 होगा, x का मान 400 होगा तो y का मान 200 होगा, x का मान 800 होगा तो y का मान 400 होगा। ये कब संभव है? जब दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे तब। हम चाह रहे हैं कि समानुपाती के चिन्ह को हटा दें, तो समानुपाती के चिन्ह को जैसे ही हटाइएगा तो बराबर में लाइएगा। हम खाली बराबर ला रहे हैं इस चिन्ह को हटा करके, बोले कि हम के कहाँ लगाएंगे, हम खाली एगो बराबर रख दे रहे हैं, बराबर बराबर बराबर। तो ये बताइए, गधा भी अंधा भी नहीं बोलेगा कि बराबर आप कौन हिसाब से लिख रहे हैं, 100 रुपया बराबर 50 रुपया, तो सब आपको क्या बोलेगा, बेवकूफ़े ना बोलेगा। 200 रुपया बराबर है 100 रुपया के, तो ये कहेगा कि सब पगला गया है। तो ये दोनों बराबर हो रहा है, बोलो। आप बोले कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके हम खाली बराबर का चिन्ह, दोनों को बराबर करना चाहते हैं, समानुपाती का चिन्ह को हटा करके हम बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं, साइन ऑफ इक्वेशन देना चाहते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। अच्छा, बराबर कैसे होगा? हैं? अरे कांस्टेंट मत यूज करो, वो बहुत पेचीदा वर्ड है, उसको मत यूज करो। क्या करना पड़ेगा वो हमको बताओ। पहलका को क्या करें कि बराबर हो जाए, बताओ क्या करें? 2 से गुना करें। दूसरका को क्या करें? 1 से गुना करें। सब जानवर है, कौन चीज़ हो, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तीसरका को बराबर करना होगा तो 3 से, और तीसरा अगला को, ये 2 का है रे भाई, ये बदल नहीं रहा है, हर जगह 2 आ रहा है, ये क्या है? बदल नहीं रहा, ये क्या है? ये फिक्स है, वैल्यू बदल नहीं रहा है, किसी भी परिस्थिति में कितना कुछ हो जाए ये अडिग है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कौन चीज़? प्रायः हम लोग के से डिनोट करते हैं, यानी के वह वैल्यू है जो आपके इक्वेशन को बराबर कर देता है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाइएगा, बराबर कीजिएगा, तो डायरेक्ट बराबर कभी होगा? नहीं होगा। अच्छा, कोई ऐसा भी दिमागी लाल होगा, बोलेगा सर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 रुपया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2000 रुपया, एक्स और वाई है ऐसा कहीं, एक्स और वाई, और ये 2000 रुपया ऐसा कहीं दिया हुआ है। अब कैसे कीजिएगा, अब बताइए। कोई बात नहीं, ये 4 होगा तो ये कितना होगा? हम बराबर चाह रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है नहीं, लेकिन फिर भी छुपा हुआ है, इसीलिए नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया दिया है। बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, फिर आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना होगा? 1। तो कहना मतलब ये है कि जब भी हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे बराबर से, तो एक बदले में कांस्टेंट लाना अनिवार्य हो जाएगा। समझ में आया ना बात? चलो अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर तो हम लोग कर लिए हैं, 2 नंबर कर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का समानुपाती है। एक्स स्क्वायर जो है वाई क्यूब का समानुपाती है, तो यही होगा ना, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू के। भाई करोगे तो वही आएगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के आई इंटू वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई क्यूब बराबर के होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से जैसे ही ये चीज़ आया तो हमको समझ में आया कि अगर x1 होता और ये y1 होता, तो इधर कहीं पे x2 होता और यहाँ पे कहीं पे y2 होता है, क्यू है शायद, ठीक है। अब दिया हुआ x का मान कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर करना होगा, तो 6 छक, और y का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 त्रिक 9 अब बराबर x का स्क्वायर बट्टा y का क्यूब, 9 27 9 चौका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। समझ में आया? ये समझने लायक कुछ था ही नहीं इसमें। 3 नंबर बता दिए थे, 4 5 6 7
7 बता दे का? ए बन जाने वाला चुप रहो भाई लोग, नहीं तो जिनसे नहीं बना होगा वो आपको पता है ना कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे। 7 नंबर, आठ, चलो ध्यान दो। कह रहा है कि यदि x जो है y का mवें घात की तरफ विचरित, y का m घात की तरफ विचरित होता है, ऐसा लिखा हुआ है। x जो है y के mवें घात की तरफ विचरित होता है और y जो है z का nवें घात की तरफ विचरित होता है और x z का p घात, x जो है z का p घात की तरफ विचरण होता है, मतलब उसका समानुपाती है। तो कौन सा एक सही है रिलेशन आपसे बताया गया, सब पी एम एन के फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पी एम एन का मतलब एक्स वाई जेड को हटाना होगा और सब को एम एन पी बनाना होगा। देखो इधर ध्यान देना, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ध्यान देना 3 नंबर को 1 नंबर में जगह मिल रहा है। अच्छा बताओ, हम आप ही से पूछ रहे हैं, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर p, इसका मतलब जो x होगा वही z टू द पावर p होगा, दोनों आपस में बराबर है ना, समानुपाती है ना। यानी कि मेरा मर्जी होगा, तो जब मेरा मर्जी होगा तो x के बदले लिख सकते हैं क्या, z के पावर लिख सकते हैं ना भाई। तो x के पावर जैसे ही z के पावर p लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा z टू द पावर p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर m। अच्छा y के लिए भी जगह हमको मिल रहा है यहाँ पे, y के बदले मेरा जब दिल करेगा तो लिख सकते हैं z के पावर n। तो y के लिए जब हम लिखेंगे z के पावर n तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, z के पावर p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और y के लिए, y के पावर m के लिए नहीं, y के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, z के पावर, आप बाकी इसका, ये तो y का वैल्यू है, पावर m हैली है तो m रख दीजिए ऐसा। फिर आपके पास आ गया z टू द पावर p, z टू द पावर m इंटू n क्या हो जाएगा, mn। और आपको पढ़ाया गया होगा कि जब बेस बराबर हो जाए तो उनका पावर भी कौन चीज़ हो जाएगा, यानी हम इसको बोल सकते हैं p बराबर आसान था ना। नौ, देखो बताते हैं भाई, करे किसी पेड़ की ऊंचाई उसके आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है। ऊंचाई जो है ना उसका आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है। तो पेड़ का ऊंचाई हम h मान लेते हैं और उसकी आयु को हम a मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पेड़ की जो ऊंचाई है ना उसके आयु, तो आयु को हम a मान लिए, के वर्गमूल के अनुसार बदलती है, तो के अनुसार बदलती है। क्या दिमाग हम लगा रहे, कोई दिमाग का चीज़ें नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h, चलो h बराबर कांस्टेंट इंटू अंडर रूट ये, या h बटा अंडर रूट a बराबर k। मतलब एक आपका इक्वेशन यहाँ से बन गया कि अगर इधर h1 होगा तो इधर अंडर रूट a1 बराबर, इधर अगर h2 होगा तो इधर अंडर रूट a2 हो। ठीक है, अब चलो 4 गो है अननोन, तो 3 गो दिया रहेगा तो चौथा निकलेगा। तो देखो इसमें 3 गो दिया है कहीं पे, अरे कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ है 9 वर्ष है, 4 फीट है और फिर 16 दिया है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि जब पेड़ के आयु 9 वर्ष है, आयु यहाँ पे रहेगा, तो ऊंचाई कितना है 4 फीट, तो ऊंचाई h1। अब इधर आइए, इधर फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। 16 वर्ष की आयु, तो इधर हो जाएगा 16, तो इधर हाइट कितना है जो हमको नहीं पता, वही पूछ रहे हैं, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से तो 4 चौके 16 बटा, तब 5 तिया 15 और 1 16, यानी कि ये कौन चीज़ फीट में लिखा हुआ था ना, इतना फीट हुआ, यानी कि 5 फीट प्लस 1 बटा 3 फीट। आपको पता है ये इंच में जो दिया है तो फीट को इंच में कैसे बदलेंगे,
हाँ, तब 12 से भाग लगाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 3 चौके 12। अरे 1/3 को 12 से भाग लेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। 5 फीट 4 इंच। दस एस आर का समानुपाती है टी आर का व्युत्क्रमानुपाती है। देखो नहीं बनाए तो एस आर का समानुपाती है, मतलब आर का समानुपाती है कौन, एस। आर का समानुपाती है कौन, एस। टी आर का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब आर का व्युत्क्रमानुपाती है कौन, टी। तो आर का व्युत्क्रमानुपाती है टी। ठीक है ना भाई। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं आर इंटू टी इज इक्वल टू के इंटू एस, या ऐसे बोलते R इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, या R इंटू टी बराबर कांस्टेंट और S, या आर टी बट्टा एस इज इक्वल टू के। अब जो बात LHS में होगा वही बात RHS में होगा। कह रहा है जब R का मान 20 हो, R का मान कितना दिया हुआ है 20, तो S का मान 40 है और T का मान 10। चलिए इधर हो गया। अब इधर T बराबर 10, तो T का मान क्या होगा, T का मान क्या होगा जब R बराबर 10 हो, गड़बड़ है कुछ। S का मान इसमें दिया रहेगा ना, T का मान बताएंगे। क्या हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, पता नहीं जो भी हो। एक मिनट देखो तो T जो है R का व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं टी आर इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ से हम T और R से चलते हैं। कह रहा है कि T का मान कितना है 10 और R का मान 20। इधर लिखा है R बराबर 10, तो T का मान कितना होगा 10 ना हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है। चलिए 11 करा, यदि P Q के अनुक्रमानुपाती, सीधा ना, P जो है Q का अनुक्रमानुपाती है और R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, और तथा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि P जो है R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P, और कह रहा है P जो है R के वर्ग, छोड़िए ऐसे रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे यहाँ से देखिए हम बोल सकते हैं P इंटू आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या P इंटू आर स्क्वायर बट्टा Q इज इक्वल टू K। मतलब जो बात LHS में होगा वही बात अब RHS में होगा। कह रहा है Q में 20% वृद्धि, तो Q यहाँ पे है 20% वृद्धि का मतलब 100 का चीज़ 120 हो गया होगा। Q पहले 100 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, तो 120, 100 120 का मतलब 5:6, तो Q पहले होगा 5, तो अब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना भाई। Q का पोजीशन यहाँ है ना, ये Q1 तो ये Q2, और R में 20% का कमी, 20% का कमी का मतलब कोई चीज़ 100 से हो जाएगा 80, यानी कि 5:4, तो R है आपका इधर, तब 5:4 का मतलब R का स्क्वायर, तब 5 5 और 4 का मतलब 4 चौके। अभी P और P1 और P2 का जगह बचा हुआ है, तो पूछ रहा है P में कितने % की वृद्धि होगी। बड़ा आराम से बता सकते हैं,
5 से 5 बार में कटबे करेगा। और द्वितीय आई 6 और 2 8, यानी कि P1 अनुपात P2 हम लोग बता सकते हैं। 3 5 15 P1, तो ये 15 P2 हो जाएगा। 8 P2 है तो 8 P1 हो जाएगा। तो P2 के मान में, P के मान में कितने % की वृद्धि हुई? P था कितना? 8 हो गया 15, तो बढ़ा कितना? किस से? 8 से प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए गुना 4 दूनी 8, 4 25 100, 175/2। अगर 150 होता तब तो 75, अब 25 12.5 और 87.5। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं दाब आयतन का व्युत्क्रम अनुपाती है। दाब को हम लोग कुछ मान लेते हैं और आयतन को भी कुछ मान लेते हैं। तो आयतन को जैसे हम V मान लिए, वॉल्यूम, और दाब को P मान लेते हैं, प्रेशर। तो दाब जो है आयतन का व्युत्क्रम अनुपाती है। आयतन का व्युत्क्रम अनुपाती है कौन? दाब, यानी कि प्रेशर। कह रहे तथा तापमान आयतन का समानुपाती है। तापमान जो है आयतन का समानुपाती है। तो सही लिख रहे हैं ना? तापमान जो है आयतन का समानुपाती और दाब जो है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती। तो वही चीज़ हम लिखें। यहाँ से हम लोग लिखेंगे Vp इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या Vp इज़ इक्वल टू K इंटू T, या Vp/T इज़ इक्वल टू K। अब हमारे पास इक्वेशन बन गया है Vp/T। तो जब आयतन है 50, आयतन कितना दिया हुआ है? 50, और तापमान कितना दिया है? T फॉर टेम्परेचर ना, 25। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1। तो फिर से Vpt, यदि आयतन 200 हो जाए, आयतन कितना हो जाए तो तापमान क्या होगा? फिर है वो इसमें मिसिंग है कोई। तापमान आयतन का समानुपाती है। तापमान और आयतन दो से लेके चल के देखिए। तापमान जो है, टेम्परेचर जो है आयतन का समानुपाती है, ऐसा लिखा है ना? तापमान आयतन का समानुपाती है, यानी कि T/V इज इक्वल टू K। तो तापमान दिया हुआ है 25 और आयतन है 50। तो कह रहा है कि आयतन जब होगा 200 तो तापमान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। 50 ना, 50 दूनी 100। अच्छा, 50 चौका 200, तो 25 चौका 100। बहुत बढ़िया सीडीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपका ऑप्शन गलत ही है। यदि एक मात्रा y दो मात्राओं के योगफल के अनुरूप विचरित करती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन मात्राओं में एक x का समानुपाती या दूसरा x का व्युत्क्रमानुपाती है। देखो बोल क्या रहा है, जिसे एक जो y जो है, y के बारे में बता रहे हैं। पहले हम समझा दे रहे हैं आपको ये कहना क्या चाह रहे हैं। y जो है ना तो x का समानुपाती हो रहा है और ना ही x का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि x के समानुपाती और y के व्युत्क्रमानुपाती के योगफल के अनुसार विचरित होता है। मतलब जैसे y जो है अगर x का समानुपाती है तो y जो है x का व्युत्क्रमानुपाती है। तो कहना ये चाह रहा है, यहाँ से अगर हम बोलें कि y इज़ इक्वल टू kx और यहाँ से हम बोलेंगे कि y इज़ इक्वल टू k/x, तो y जो है x के समानुपाती तो है ही है और व्युत्क्रमानुपाती भी है, लेकिन विचरित किसके अनुसार कर रहा है? y जो है इन दोनों मात्राओं के योगफल, जिसमें से एक उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जो है y जो है विचरित करता है x के समानुपाती और x के व्युत्क्रमानुपाती
के योगफल के अनुसार, इसको अगर K1 मान लो, इसको K2 मान लो, तो K1 हो गया, K2 हो गया, ये इसके अनुसार विचरित करता है। कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है, y जो है x के समानुपाती और y के व्युत्क्रमानुपाती के योगफल के अनुसार बदलता है। ये क्वेश्चन का कंडीशन है। y जो है x का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वही x का व्युत्क्रमानुपाती का जो योगफल होगा उसके अनुसार बदलेगा। बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे डायरेक्ट बराबर में क्यों लेकर आ गए? क्योंकि बात यहाँ पर किस चीज़ का कर रहा था, उनके योगफल का। तो जब कभी भी योगफल का बात करेगा तो ये रेशियो वाले पार्ट में हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि y जो है x का समानुपाती और उसके व्युत्क्रमानुपाती के योगफल के अनुसार परिवर्तित होता है। प्लस माइनस का चिन्ह हम लोग समानुपाती में नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास कंडीशन आया कि y जो है x के समानुपाती एवं x के व्युत्क्रमानुपाती के योगफल के अनुसार विचरित करता है, बदलता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें मान दिया है एक y का और x का और फिर y का तो x का। चलिए y बराबर 6 लिखा हुआ, y बराबर कितना लिखा हुआ है 6, x बराबर 4, तो x बराबर आपके पास है 4, और जब y बराबर 3, अच्छा पहले तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। x का मान दिया हुआ है ना, जब y बराबर 6 तो x बराबर 4, फिर दूसरा कंडीशन दिया है y बराबर इतना तो x बराबर 3, तब x y के बीच संबंध आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक बार y बराबर 6 और x बराबर 4 दिया था, तो x जहाँ जहाँ था हमने x का मान रख दिया। अब हमारे पास आ जाएगा 6 चौका 24, 4 चौका 16 K1 जोड़ K2। चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप 1 नंबर मान लीजिए। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जब y बराबर 10/3 और x बराबर 3 हो, तो y बराबर, फिर से आपके पास इक्वेशन तो यही है, y बराबर आपके पास है 10 बटा और x का मान 3 दिया है। एक काम करिए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10 बराबर 3 तरीका 9 K1 जोड़ 3 कट गया, वो तो K2 हो गया। तो ये दूसरा का इक्वेशन आपके पास आ गया, ये हो गया आपका 2 नंबर। हमको x और y के बीच संबंध बताना है। माथा पेची अभी होगा आगे। देखिए हम यहाँ से K2 और यहाँ से भी K2 दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो K1 का मान मिल जाएगा। देखो इसको हम चाहें तो 24 - 16 K1 बराबर K2 लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो 10 - 9 K1 बराबर K2 लिख सकते हैं। तो K2 को आपस में बराबर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24 - K1 बराबर 10, अच्छा सॉरी 24 - 16 K1 बराबर 10 - 9 K1, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर लेके आ जाएंगे, 24 में से ही हो जाएगा 10 बराबर -9 K1 प्लस 16 K1, या 9 और 7 16, 7 K1 बराबर 14। तो K1 का मान कितना मिल गया? अब जब K1 मिल जाएगा तो K2 भी मिल जाएगा। K1 बराबर 2 तो K2 बराबर कहीं पर रख दीजिए, K1 बराबर 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18,
-8 K2 बराबर कितना हो गया? अरे देखो भाई यहाँ पे कहीं पे रखो, K1 का मान 2 आ रहा है ना, तो 2 में हम रख दे रहे समीकरण 2 में। तो देखो, तो K1 बराबर 2 रखेंगे तो 9 गुना 2 9 दूनी 18, इधर 10 है तो 10 में से -18 इधर हो जाएगा, तो -8 K2 के वैल्यू आया ना। तो K2 बराबर कितना मिल रहा है? -8 हो गया। हो गया तो आंसर आ गया। अब देखो, हमसे पूछा गया y और x के बीच में रिलेशन, तो y और x का रिलेशन का मतलब k का मान रखना था खाली हमको, तो k का मान रखेंगे तो x और y तो बच जाएगा। K1 हमारे पास कितना है? 2। देखो आपके पास समीकरण था y बराबर K1 इंटू एक्स जोड़ K2 बटा x, और y इज इक्वल टू K1 हमारे पास आ गया है 2 यानी कि 2x प्लस K2 हमारे पास आ गया है -8 अब बट्टा, और यही तो आपसे पूछा गया। सुधार लो कोई भी एगो। y बराबर 2x माइनस 8y(x). बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौदह बता दिए थे कि बताना है फिर से? बता दें। देखो आंसर मैच नहीं करे तो मत जाना, आंसर पे मत टेंशन लेना। जानबूझ के ऐसे ऑप्शन गलत रहता है या तो कुछ टाइपिस्ट भी गलत कर लेता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। 15 नंबर, चलिए नेचर 2 में आइए। नेचर 2 आप लोग ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं तो बताइए सबसे पहले। चलो 2 नंबर ध्यान दो, हम आपको पहले ही बोल दे रहे हैं 2 नंबर, और फिर है आपका 1 7 नंबर। इनका आंसर आपसे नहीं मैच करेगा। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। कंडीशन तो फिर से वही बोला है, जो मूल है, रेट है, उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। कंडीशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन दिए उसमें जानबूझ करके हम चेंज कर दिए हैं कि हमेशा समानुपाती थोड़े होगा, व्युत्क्रमानुपाती भी करो। कह रहा है कि अगर इतना ग्राम के हीरे को 5 टुकड़ों में काट दिया जाए तो उन 5 टुकड़ों का वजन का अनुपात प्रथम 5 अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में होगा। प्रथम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है कि उन 5 टुकड़ों का वजन का जो अनुपात होगा ना, वो प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में होगा। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहला वो होगा टुकड़ा का अनुपात 2, और फिर अगला हो जाएगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 9। ये हुआ प्रथम 5 टुकड़ों का अनुपात, प्रथम 5 अभाज्य संख्या जो कि बढ़ते क्रम में होंगे। अब देखो कंडीशन क्या था, ये हमारा वजन का रेशियो है। अच्छा टोटल तब कितना होगा? 11 और 7 18, 18 2 20, 20 और 8 28, यानी कि कुल वजन तो हो गया 28। अब हमको इनका रेट का रेशियो निकालना है, क्योंकि देखो लिखा क्या है, यदि मूल हीरे का कीमत इतना रुपया हो, तब मूल हीरे का कीमत, तो हम कीमत का रेशियो जैसे ही निकालेंगे तो वेट का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रेट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो वेट का स्क्वायर का रेशियो होगा वही उसका रेट का रेशियो होगा, समानुपाती का मतलब। तो हम यहाँ से करेंगे, पहले इधर देख लेते हैं कि जो 5 टुकड़ा हुआ है, इस 5 टुकड़ा का वजन के बाद रेट कितना मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना, और दूसर का टुकड़ा का 3 तिरिका 9, आइए हो जाएगा 5 5 25, 7 7 49 और 11 11 121। ये टोटल 5 टुकड़ा का कुल रेट इतना आएगा। अब जोड़ करके देख लेते हैं। अच्छा 28 का स्क्वायर, 9 और 1 10, 5 15, 9 24 और 4 28, 2 2 4, 4 8 और 2 10, 1 और 1 2, यानी कि 208। अर्थात जिस हीरे का कीमत 784 रुपया था, उसका कीमत हो गया 208 रुपया।
प्रश्न में लिख रहा है मूल हीरे का कीमत 3160 रुपया है। 3160 वाला टाइपिस्ट गलत किया है। यहाँ पे हम नहीं गलत किए हैं, यहाँ वो ऑप्शन हम गलत दिए ये मानते हैं, लेकिन 3160 वो गलत किया है। यहाँ पे कितना है 784। और पूछ रहा है कि काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5। जो प्राप्त उत्तर होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। शायद कटेगा नहीं मेरे समझ से, नहीं कट रहा है ना, वो यहाँ पे गलती किया गया है, टाइपिंग वो गलत किया होगा। 3 नंबर बन गया है। 4, 5 का आंसर कितना आ रहा है? कुछ लोग पूरा निराश है, लगता है बोलता है क्या सर बना ही नहीं है कुछ लोग से, हमको पता है। 6 नंबर 3168 आंसर आ रहा होगा। जिनको नहीं आया लिख लो, 3168 आएगा। 7 नंबर बता देते हैं। 7 आपको दिमाग लगाने के लिए हम दिए हैं और कुछ नहीं। देखना क्या इसमें दिमाग लगाना है। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो रटेंगे वो तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमने चेंज कर दिया है जानबूझ करके कि हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती न होकर के हमने व्युत्क्रमानुपाती लिखा कि जो रेट है उसके भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। रेट जो है भार के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। हीरे का जो मूल है ना उसका भार का जब वर्ग करेंगे तो उसका व्युत्क्रमानुपाती आएगा। मतलब रेट जो है उसके भार के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। 750 ग्राम का एक हीरा का मूल्य जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सबको जानता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा भाई? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो बड़ा में जाना होगा तो 9 को सर्च करना, छोटा में आना होगा तो 0 को सर्च करना। 1 2 3 4 5। अब देखिए कर इसे 2 टुकड़ा में काट दिया गया। हीरा जो था बड़ा सा उसको 2 टुकड़ा में काटें और काटने के बाद कुछ न कुछ दोनों टुकड़ा का अनुपात रहा होगा ना। तो कह रहा है कि जिनके भार का अनुपात क्रमशः मतलब पहले वाले और दूसरे वाले का 2 और 3 के गुणज में है। 2 और 3 के गुणज, यानी कि पहला और दूसरा जब भी होगा तो 2 और 3 के मल्टीपल में जाएगा। तो अगर ये 4 होगा तो ये होगा 6, ये 6 होगा तो ये होगा 9। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कितनों बड़ा जाएगा तो कट के वो तो 2:3 रह जाएगा। बोलो हाँ। तो इसका मतलब कि जो उनके भार का अनुपात है वो 2:3 है। देखो हमको रेट पर जाना है। कहाँ जाना है? तो रेट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू बताओ? ये W का वैल्यू है, वजन का अनुपात है ना। कितना सरल बात बोला है कि 1/W का स्क्वायर करो, 1/W का स्क्वायर करो, ऑटोमेटिक रेट पर पहुंच जाओगे। तो 1/W का मतलब 1 यानी कि 3 अनुपात ऐसे हो जाएगा। W का स्क्वायर भी करना है यानी कि 9:4। समझ में आए यहाँ तक? अरे 1/W का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको रेट का रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1/W का जब हम स्क्वायर करें तो 1/4 और 1/9 इसको हम क्या बोलेंगे? 9:4। अब ध्यान दो, ये आपका रेट का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो हीरे का, अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका 2 टुकड़ा में जो आप काटे थे उसका हुआ, क्योंकि कमी उमी भी दिया है ना तो दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। देखो तो इसका मतलब है जो टूटने से पहले हीरे का वजन होगा वो टोटल कितना होगा ना। तो जब वो 5 होगा तो इसका उल्टेंगे तो 1/25 डायरेक्ट लिख दिया। 1/5 का स्क्वायर मैंने 1/25। तो ये मूल हीरे का रेट हुआ और ये जो 2 अलग अलग टुकड़ा हुआ ये उसका रेट हुआ। मतलब हम लिख देते हैं 1/4 और 1/, तो ये दोनों टुकड़े का रेट अलग अलग इतना है। तो हम दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका रेट कितना होगा। इसको अलग से हम छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 36
और 4 नवा 36 और 9 चौका 36, यानी कि 13/36 हुआ दोनों टुकड़े का रेट। ये पहले वाले टुकड़े का रेट है 1/25। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36, 25 गुना 13 चल जाएगा उधर, तो 13 × 5 = 65, 26 × 4 = 30 और 2 = 32, 325। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर इनका जो रेट था, मूल हीरे का कीमत जो था वो था 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारे तरफ से देखिए तो मूल हीरे का कीमत कितना है, तो पूछ रहा है कि हीरे का वर्तमान मूल्य का 0.36 गुना कितना होगा। वो 0.36 गुना इसलिए डाले हैं कि आपको राहत मिले। 0.36 गुना हीरे का वर्तमान मूल्य, तो हीरे का वर्तमान मूल्य निकालना तो कैसे गुना, लेकिन वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, उसका भी 0.36 गुना आपसे पूछा जा रहा था। इसका 0.36 गुना निकालेंगे तो हो जाएगा 36 बटा, देखो 100 से 100 खत्म, 36 से 36 खत्म, यानी आंसर कितना सुंदर सा आ गया 32510। अच्छा, 2 गुना कटा है, समझ में आया? ऑप्शन में तो नहीं है ना, रहना भी नहीं चाहिए हैं? उल्टा है ना, दिमाग लगाइए, उल्टा है। उसका भार वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए इस बार बढ़ गया टूटने के बाद। अगर समानुपाती होता तो घट जाता। क्या हुआ? सब रो रहा है लोग, क्या ये सब कर रहे हैं आप? देखो ये बढ़ गया क्यों? क्योंकि उसका मूल्य जो है उसके भार का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो इसलिए इस बार बढ़ा, और जहाँ समानुपाती हो रहा है वहाँ घट रहा है। आगे बढ़ें। देखो सीधा सा बोला था क्वेश्चन, पहले इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूल्य जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ये तो कोई भी जान रहा है, ये ऐसे ही आपको गुमराह करने के लिए वर्ड लिखा गया है। दूसरा बात हम बोले कि उनका भार का अनुपात 2 और 3 का गुणक में होगा, यानी कि पहला का 2 और दूसरा का टुकड़ा का 3, 2 और 3 के मल्टीपल में आना चाहिए हमेशा। तो 2 और 3 के मल्टीपल में आएगा तो कितना बड़ा वैल्यू होगा, तो कट का अनुपात हमेशा 2:3 आएगा भार का। तो ये भार का रेशियो जो होगा, हमको रेट का रेशियो निकालना है, तो हमको पता है कि 1/W² जब करेंगे बाबू तो रेट के पास पहुँच जाएंगे। तब पहल का टुकड़ा है 2, तो उसका 1/W² यानी कि वजन का स्क्वायर किए तो 1/4। दूसरा का टुकड़ा था 3, उसका 1/W² किए 1/9, यानी कि दोनों टुकड़ा का ये कुल कीमत हो गया, जो कि आपका 13/36 आ रहा है। ये जो टूटने से पहले टुकड़ा का वजन होगा वो 5 होगा, तो उसका रेट हो जाएगा उसका उल्टा 1/5 का स्क्वायर, 1/W² यानी 1/25। टूटने के पहले जो उसका रेट रहा होगा 1/25 रहा होगा। अब हमने इसको हल किया और तो कुछ नहीं किया, यानी 36:325 आ रहा है, जिसमें से आपको पता है कि मूल हीरे का कीमत कितना था, तो इतना था, हमारे हिसाब से इतना दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि हीरे का वर्तमान मूल्य बताओ, तब तो 325 से गुना, लेकिन कह रहा है कि उसका भी 0.36 गुना आप बताओ, तो उसका 0.36 गुना निकाल दिए हम। ठीक है, आठ दिल का कोई कीमत नहीं होता है बाबू, कभी भी टूट सकता है। चलिए आज तो नहीं, लेकिन कल ख़त्म हो पाएगा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। करा है किसी तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसकी लंबाई लेंथ के अनुकंपाती है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक काम करिए, माना कि तार का प्रतिरोध बराबर R है। प्रतिरोध को क्या मान लें हम लोग?
उसी तरह से लंबाई को बाबू हम L मान लेंगे और त्रिज्या को R मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हाँ हाँ, आप स्मॉल r मानिए चाहे बिग R मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो कह रहा है कि तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई का समानुपाती है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है प्रतिरोध जो है समानुपाती है किसका, उसका लंबाई का, और त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इंटू आर का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इससे ज़्यादा हमको कोई खेल नहीं करना है। देखो, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है वो बहुत आसान बात पूछा जा रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नेचर में आपको हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, नहीं तो पता चलता कि आप तैरते रह जाइएगा, पंवरते रह जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि उनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार की लंबाई बताइए। तो मैथ्स का सीधा सा सरल हम बार बार एक के बाद बोलते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो डेफिनेटली उसका लंबाई दिया है और पूछ रहा है दूसरे तार की लंबाई, यानी कुल मिलाकर के हमको लंबाई का रेशियो पता होना चाहिए। नहीं, क्यों पता होना चाहिए, तो ना 162 से तुलना करेंगे, जो पूछेगा उसका गुना करेंगे। तो ये दिया हुआ 162 सेंटीमीटर लंबा है पहिल का तार, तो दूसर का तार का लंबाई बताए, यानी कुल मिलाकर के पहिल का और दूसर का तार का लंबाई का हमको रेशियो चाहिए। सही बोल रहे हैं ना। तो देखो बाबू कितना अच्छा बात बोला है, इतना अच्छा बात बोला है कि लंबाई का अनुपात वही होगा जो R इंटू आर स्क्वायर का होगा। बोला है कि नहीं बोला है। R इंटू आर स्क्वायर जो है समानुपाती है L का, मतलब जो रेशियो R इंटू आर स्क्वायर का होगा वही रेशियो L का होगा। यहाँ से आपको दो बात हम सिखाए हैं, शुरू में हिंट किए हैं कि यहाँ से आपके दिमाग में दो बात ज्ञान का आना चाहिए। पहला बात तो बोलें कि जब ऐसा लिखे तो समझना कि इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो दोनों आपस में बराबर है। और दूसरा बात हम बोले कि इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। तीसरा तो कोई काम हम आपको सिखाए भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो हमको समझ में आ गया कि L का अगर हमको रेशियो निकालना होगा तो हमको ध्यान देना पड़ेगा R इंटू आर स्क्वायर पर। हालांकि यहाँ R2 और R2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी कह रहा है कि दो तार जो एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध समान है का मतलब R दोनों का क्या हो गया, समान। ये पहला है और ये दूसरा है। अरे कुछ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। दोनों के लिए, दोनों तार के लिए कंडीशन तो एक एक है ना। दोनों तार के लिए कंडीशन तो यही है कि जो उनका रेजिस्टेंस होगा वो त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल और जो होगा वो L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने ये जो रिजल्ट निकाला ये दोनों तारों के लिए मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए हमको पता है कि L का रेशियो जो निकालना होगा R इंटू आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो हम R इंटू आर स्क्वायर का मतलब ये पहला तार का लेंथ हमको मिल जाएगा और ये दूसरा तार का लेंथ, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही कंडीशन है। तो कह रहा है कि उनका प्रतिरोध जो है वो समान है, रेजिस्टेंस समान है। समान होने का मतलब एजा हमको रखना पड़ेगा R के जगह 1 और इसको R2 की जगह रखना पड़ेगा 1। चलिए, अब उनकी त्रिज्या का अनुपात 9:8 है। तो पहिलका का त्रिज्या 9 का स्क्वायर तो 9 और दूसरा R2 का स्क्वायर 88। बताओ भैया, ये भी कोई मैथ होता है? कितना सरल बात बोल रहे हैं। कह रहा है कि यदि एक तार, उनमें से एक तार मतलब किसका, ये कितना है 100, हमारे हिसाब से उसका लंबाई कितना आया। पूछ रहा है दूसरा का तार की लंबाई, तो कैसे गुना। कितना आसान बात है। यहाँ पे आपको बस इतना ही सोचना था, शुरू से यही हम फोकस कर रहे हैं कि जो रेशियो इस पार्ट का होगा वही रेशियो इस पार्ट का होगा। सवाल अगर देखो, ध्यान दो, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रहेगा। अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ तार का लेंथ दिया हुआ, तार का लेंथ ही पूछा गया तो हमने लेंथ पे फोकस करा। अगर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में दे करके रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है तो हम रेजिस्टेंस पे फोकस करते और उसका अनुपात निकालते हैं।
हमको आर स्क्वायर के आर पर अगर फोकस करना होता, आर पूछा जाता, तो आर का रेशियो हम निकालते आर के ये करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पर लेंथ पूछा जा रहा था, लेंथ दिया हुआ था, इसलिए हमने लेंथ का रेशियो निकाला। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल बात हम बताएं, कोई बड़ा बात आपको नहीं बताए हैं। चलो आज का एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे टेंशन दे के छोड़ जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, सब मज़ेदार ही प्रश्न है, समझने लायक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है बिना किसी डब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिना किसी डब्बा के एक इंजन की चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इंजन का अपना जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लाइन से भी कुछ मतलब निकलता है। इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। डेफिनेटली जितने ज़्यादा डिब्बा जोड़ते चल जाइएगा उसका स्पीड डेफिनेटली कम तो होता है, होबे करेगा। तो कह रहा है इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ध्यान दो, यही एक क्वेश्चन बता के छोड़ेंगे। इंजन की गति में कमी आपको स्पष्ट करके लिखना पड़ेगा। इंजन की गति में कमी को हम मान लेते हैं v, कितना v, और डब्बा का संख्या को हम मान लेते हैं चलिए अब क्वेश्चन के कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है इंजन की गति में कमी, तो इंजन की गति में कमी का मतलब क्या? v। कह रहा है इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। डिब्बों की संख्या मतलब n के वर्गमूल के समानुपाती है। बहुत अच्छा बात बोल रही, तो यानी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं v/√n इज इक्वल टू, और यहाँ से आप भी बोल सकते हैं कि ये होगा v1 और ये होगा n1 इज इक्वल टू v2 और ये होगा n2। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पुट करने के लिए भी आपको दिमाग का यूज करना है। ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। इंजन का एक्चुअल गति कितना है? 24। देखो कह रहा है कि जब 4 गो डिब्बा हम जोड़े ना, लिख रहा है अगर 4 गो डिब्बा जोड़े तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इंजन जब फ्री था, मतलब कोई डिब्बा नहीं था, तो उसका स्पीड कितना था भाई? अच्छा 4 गो डिब्बा लगाए तो उसका स्पीड हो गया, तो गति में कमी कितना हुआ? बोले गति में कमी इसलिए क्योंकि ये जो भी है आपका गति नहीं है, वो क्या है? गति में कमी। तो ये जो भी है हमारा गति में कमी है, यहीं पे आप गलत करते हैं, यहीं पे आप समझने में दिक्कत होता है आपको। तो ये जो है चाल में कमी, तो हमको पता है कि इंजन का एक्चुअल स्पीड बिना डिब्बा के 24 था, और जब ओकरा में 4 गो डिब्बा लगाया गया तो स्पीड हो गया 20, यानी कि गति में कमी हुआ 4। तो चलिए गति में कमी हुआ 4 जब डिब्बा की संख्या था, समझ में आया कुछ बात? अरे जब 4 गो डिब्बा, क्या लिखे हैं? डिब्बा की संख्या n, गति में कमी v, तो गति में कमी कितना हुआ? 4, डिब्बा की संख्या भी, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो गया। यहाँ 8 होता तो कोई टेंशन नहीं रहता। चलो अब दूसरे साइड, यहाँ पे फिर से एक झटका थोड़ा सा लगेगा। ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा पहले वहाँ सोचो। कह रहे ज्ञात करिए कि इंजन सबसे ज़्यादा माने मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना डिब्बा खींच सकता है बेचारा, ये पूछा गया। कितना डिब्बा खींच सकता है ये छोड़ो, हम चाहेंगे कि उसको ऐसा कर दिया जाए कि वो खींच ही नहीं पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम नहीं समझे। सुनो 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 हम एक बात बोल रहे हैं।
देखिए ध्यान दीजिए, हम आपसे कुछ बात पूछ रहे हैं, कुछ हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि देखिए आजकल भी कभी भी हमेशा सामान्यतः आपके घर में कुछ हो चाहे ना हो, गधा तो होइबे करेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप सीरियस हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर में गधा है, ठीक है, तो आप उसको ट्रायल पलाएं। देखिए नए नए घोड़ा आता है, आप लोग पता नहीं देखे, हम एक बार बचपन में ये चीज़ देखे हैं और रियल में आज भी देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग रखे भी होंगे घोड़ा उड़ाता। उसको लाया जाता है, पहले तो खूब दौड़ाया जाता है, इधर उधर दिस दैट दाएँ बाएँ खूब चेक किया जाता है, चढ़ के 1 गो 2 गो 3 गो सब चेक करता है लोग। मान लीजिए कि आपके घर में गधा आया, ठीक है, और गधा आया तो उसका ट्राई लीजिएगा ना कि काम कैसा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या लोड ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि हाँ भाटा पे ले जाइएगा, तो उसको आप चेक करिएगा, तो भाटा पे ले जाइएगा तो ईंटा लाद के चेक करिएगा आप। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखो उसका अगर क्षमता जानना होगा कि ये गधा मैक्सिमम ईंटा कितना ले जा सकता है, तो उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा। सबसे पहले सोचेंगे कि रुक एक शुरुआत 0 से किया जाए, ऐसे तो खूब बढ़िया चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ध्यान दो, पहल का दिन 1 गो ईंटा ला देंगे, देख रहे हैं गधा आराम से चल रहा है, इसका मतलब ये और लोड दिया जा सकता है इस पर। तो फिर दूसरा का दिन क्या करेंगे कि 1 ईंटा ना दे करके 2 ईंटा रख के देखेंगे कि देखते अब की खींचता है कि नहीं खींचता है। तो फिर 2 गो ईंटा खींच रखेंगे, बचा इहो लेके फुर से चल दिया। फिर तीसरा का दिन क्या करेंगे, बोलो, फिर लेके जा रहा है। चौथा दिन फिर 1 ईंटा और बढ़ा दिए, 4 ईंटा दिए तो वो लेके जा रहा है, 5 ईंटा दिए तो वो लेके जा रहा है, 6 दिए तब वो, 7 दिए तब वो, 8 दिए तब वो, 9 ईंटा दिए तब वो। ऐसे ही करत करत 44 ईंटा दिए तब वो देख रहे कि लेके चलिए गया। 45 ईंटा दिए तब वो लेके चल गया। 49 ईंटा दिए तब वो लेके चल गया। ऐसे ही 50, 51, 52, 53, 54, 95, 98, 99 ईंटा दिए तब वो लेके चल गया। अगला दिन कहा कि हम बोले जो भी 99 ले जा सकता है तो 100 देंगे, लाद देंगे। तो अगला दिन फिर जैसे ही 99 रखे तो ठीक था, जैसे ही 100 ईंटा लादे बेचारा गधा। तब बताओ गधा मैक्सिमम कितना ईंटा ढो सकता है। तो 99 कैसे पता चला, जब गधा को आप बैठा दिए है ना। तो हम चाहेंगे कि इसका अगर मैक्सिमम हमको निकालना है तो पहले इस ट्रेन को बैठा दे, 0 कर दे, जहाँ पे बेचारा हो जाए, बोले अब नहीं हो सकता हमसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बुआ, इसके चाल को 0 करना पड़ेगा। कम करने पर रुक जाएगा, कम करने पर ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन रुकेगी कब, जब उसका स्पीड हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, हमको पता है। देखो तो ट्रेन को हम देखो क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ट्रेन में इतना कितना डब्बा लगा देवे कि ट्रेन बेचारा हो जाए, यानी कि ट्रेन अस्थिर हो जाए, बोले अब हमसे नहीं खींचा जा सकता है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, ट्रेन का स्पीड को क्या कर देना पड़ेगा, 0। तो ट्रेन का स्पीड 0 करने का मतलब ट्रेन का इंजन का एक्चुअल स्पीड है कितना, 24। हम चाह रहे कि उसका गति जो है 0 कर दें, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, गति में कितना कमी करना पड़ेगा, 24। देखो बातों को समझो, आपके पास इंजन का स्पीड था 24, हम बोले कि हम चाह रहे हैं कि इसके गति को 0 कर दें, ट्रेन को बैठा दे, तो उसको आपको तब कितना कमी करना पड़ेगा, तो ना ट्रेन का स्पीड 0 हो जाएगा। तो हमको ट्रेन का स्पीड कितना करना पड़ेगा, अरे गधा वो यहाँ पे भी जो है वो 0 नहीं, भी जो है हमारा कितना करना पड़ेगा वो नहीं है, कितना कम करना पड़ेगा वो है भी। तो ये बताओ कि 0 करने के लिए तो कितना करना पड़ेगा, 24। तो ये 24 जो है, ये वाला 24 नहीं है, दोनों में अंतर है। ये हमको पता है कि जब वहाँ रहेगा तो 24 रहेगा, वहाँ 44 होता तो ये जो 44 होता, जो 50 होता तो ये जो 50 होता, लेकिन दोनों में अलग है मीनिंग, है ना। तो ये 24 क्या है हमारा, गति में कमी। अच्छा ये 24 जब गति हम कमी कर देंगे तो ये जो डिब्बा का संख्या आएगा वो कौन सा डिब्बा का संख्या आएगा, जितना में ट्रेन बेचारा बैठ जाएगा, हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका बोगी कितना होगा। तो 4 से 6 बार में 6 दूनी 12, 12 12 144। एन का मान कितना आ रहा है, अच्छा 144 में वो ट्रेन चलेगा कि बैठ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना खींच सकता है, 144 पहले ही दिए हुए, 144 में नहीं मारेगा। कुछ बोले समझ में आया। ये 24 जो था हमारा इंजन की गति में कमी, वह कमी जिस पे इंजन जो है 0 हो जाए, और तब बोगी की संख्या आया 144।
इसका मतलब मैक्सिमम वह 143 खींच सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आगो और आपके पास इसमें होगा, ये अभी तो देखे थे एगो। चलिए उसको आप ट्राई कीजिएगा, छोड़ देते हैं आज।